नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज करेंगे पाकिस्तान के हवाई साजिश का विश्लेषण। हंदवाड़ा हमले के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान लगातार सरहदी इलाकों में उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान हंदवाड़ा हमले के बाद पलटवार से सतर्क हो गया है। भारत के पलटवार से वहीं भारतीय वायुसेना पल पल पाकिस्तान की हरकतों पर अपनी नजर रख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ के बाद से ही पाकिस्तान सहमा हुआ है। मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। इसके बाद से ही पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। उसे डर सता रहा है कि भारत पहले की तरह ही जवाबी कार्रवाई करेगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इसी डर को लेकर पाकिस्तान ने सरहद के करीब लड़ाकू विमानों की गतिविधियों को तेज कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भारतीय इलाके के उस पार लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इन विमानों में F-16 और JF-17 के अलावा मिराज 3 फाइटर प्लेन भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पार पाकिस्तानी वायुसेना की बढ़ती गतिविधियों से पाकिस्तान की बौखलाहट को साफ तौर पर समझा जा सकता है। सीमा पार पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के नजदीक लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों की मदद से कश्मीर मुद्दे को भी चर्चा में बनाए रखना चाहता है, लेकिन हर बार की तरह इन दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। साफ है कि पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं है। उसमें भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ तो है, लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान इसी डर के बहाने कब नापाक हरकत कर जाए कोई पता नहीं सकता। लिहाजा भारत उनकी हर हवाई हरकतों पर लगातार नजर रख रहा है। पाकिस्तान को पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस तरह की गतिविधियां करना, उड़ान भरना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे आशंका है कि किसी भी वक्त भारतीय वायुसेना अपनी कार्रवाई कर सकती है। और हमारे लिए भी ये स्वाभाविक है कि जब भी उनकी लड़ाकू गतिविधियां बढ़ती हैं सीमा पर, तो हमारे एवैक्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर करते हैं, उन पर नजर रखते हैं। इसके लिए अवॉक्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम की मदद ली जा रही है। रेडार पिकेट से लैस अवॉक्स हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली है, जिसका काम दुश्मनों के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों का काफी दूरी पर ही पता लगा लेना और जवाबी कार्रवाई के लिए जंगी बेड़ों को कमांड और कंट्रोल देना है। इनके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना की तेज हुई पेट्रोलिंग को देखते हुए भारतीय वायुसेना पूरी तरह अलर्ट पर है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हंदवाड़ा हमले के दौरान भी भारतीय वायुसेना के विमान अपने इलाके में एक्सरसाइज कर रहे थे। भारतीय वायुसेना को इसकी पूरी खबर थी, यानी पाकिस्तान न केवल हंदवाड़ा हमले को प्रायोजित कर रहा था, बल्कि भारत की जवाबी कार्रवाई से डरकर भारतीय वायुसेना को भी अलर्ट कर चुका था। दरअसल पाकिस्तान को डर था कि भारत जम्मू कश्मीर में तेज हुई आतंकी गतिविधियों के बाद उसकी जमीन से चल रहे आतंकी कैंपों पर हमला करेगा। बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इसकी आशंका जताई थी। मैं दुनिया को लगातार आगाह कर रहा हूं कि झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भारत पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। भारत की तरफ से सबसे ताजा आरोप नियंत्रण रेखा से घुसपैठ का है, जो निराधार है, लेकिन ये उसी खतरनाक एजेंडा का हिस्सा है। हर बार पाकिस्तान आतंकी हमलों में अपना हाथ होने से इनकार करता रहा है, लेकिन उसकी धरती पर पल रहा सलाउद्दीन जैसा आतंकी सरगना खुलकर कबूल करते हैं। इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके, और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवाड़ा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। ऐसे में भारत के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को डरना जरूरी है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। उसे अपने किए की सजा मिलती रही है और इस बार भी मिलेगी। तो पाकिस्तान जानता है
कि मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा शक्ति को पहचानता है, उनके इरादे को पहचानता है, और इंडियन आर्मी की काबिलियत तो उसको कभी नहीं छुपी थी 1947 से, तो वो एरियल एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि आप एक बेवकूफ़ देश हो, आपको मिलिट्री वॉरफेयर का ABC नहीं पता है। जब हम आपको ठोकेंगे, आपको मारेंगे, तो जगह हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, समय हमारा होगा, ये सब हमारा होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब तुमको ठोका है। तो पाकिस्तान, तुम जागो, तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। तुम अब एक बड़े सशक्त देश के साथ टकरा रहे हो, और या तो अपने आप को सुधारो या अपने को पूरी तरह से विध्वंस करने की तैयारी करो। पिछले कुछ सालों में किसी भी बड़ी आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उरी हमले और पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी। पुलवामा हमले के बाद तो भारत ने खैबर पख्तूनवा के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान बार बार सरहद पर सीज फायर तोड़ रहा है। गर्मियों में आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर पाकिस्तान घाटी में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को अब ऐसा सबक सिखाना है कि उसका नक्शा ही बदल जाए। खबरदार में अब देखिए पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश। बार बार मौके खाने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। आतंकिस्तान के नाम से बदनाम पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जब दुनिया कोरोना से युद्ध कर रही है, तब पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराकर भारत में अमन चैन बिगाड़ने की फिराक में लगा हुआ है। मगर एक बात तो तय है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो जहाँ पर टेररिज्म चल रहा है, चाहे वो लश्कर तौबा की तरफ से हो, जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से हो, उसका एक और एक मकसद है कि जहाँ पर लोगों की जानो माल का नुकसान करना, जहाँ पर अमन को ख़राब करना, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। और इसके उल्ट हमारी जिम्मेवारियाँ ये हैं कि जहाँ पर अमन व अमान को बहाल करें, लोगों की ज़िंदगी जो मामूल के मुताबिक चले। जब से भारत के मौसम विभाग ने मुजफ्फराबाद, गिलगिट और बाल्टिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया, तब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा का मौसम भी बिगड़ गया है। सीज फायर उल्लंघन के मामले में इस साल तो पाकिस्तान ने मानो हद ही कर दी है। जनवरी में पाकिस्तान 367 बार सीज फायर उल्लंघन कर चुका है। फरवरी में पाकिस्तान ने 366 बार युद्ध विराम तोड़ा है। मार्च में करीब 400 बार ऐसा हुआ है। अप्रैल में 300 बार से ज्यादा पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। लेकिन कहते हैं कि हर हद की एक हद होती है, लिहाजा भारत ने भी अब इरादा पक्का कर लिया है और पीओके से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक पाकिस्तान को हद बताने का प्लान तैयार है। कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा गिलगित बाल्टिस्तान और इस प्रकार का जो इस तरह का हिस्सा है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटला इत्यादि, कोटली इत्यादि के स्थान आते हैं, ये सारा मिला करके हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए और है भी कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार से गोलीबारी और बढ़ा दी है। 9 मई को पाकिस्तान ने देगवार सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटी मशीन गनों से फायरिंग की। 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने करनी, शाहपुर और कस्बा सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। यहाँ पर मोर्टार दागे गए और ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया गया। 6 मई को शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की। 5 मई को पाकिस्तानी सेना ने राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में मोर्टार दागने के साथ भारी गोलाबारी की। 4 मई को सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए की जा रही पाकिस्तानी हरकतों का भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि पड़ोस में बैठे आतंकिस्तान का सही इलाज क्या है?
जितेंद्र सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, उस समय भी पाकिस्तान आतंक फैलाने में जुटा हुआ है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने आज तक से खास बातचीत में पाकिस्तान को आगाह किया था। एलसी की स्थिति है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रयास है वो जारी है। इस महीने के शुरुआत में ही 5 टेररिस्ट का ग्रुप ने अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवान चौकस थे और लगातार उनका पीछा करते हुए 2-3 दिन के बाद वो 5 के 5 टेररिस्ट को मारने में सफल हुए। जो बाकी हिंटरलैंड में कार्रवाई हो रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरफ के हरकतें कर रहा है। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पड़ोसी पाकिस्तान अब भारत को बदनाम करने के लिए पानी का रोना रो रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने चिनाब नदी में पानी का प्रवाह काफी कम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे आधारहीन कहा। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि चिनाब में 31,853 क्यूसेक पानी की जगह अब सिर्फ 18,700 क्यूसेक पानी की ही वहां पर बह रहा है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों की जांच कराई और आरोप गलत पाए गए। चिनाब नदी 960 किलोमीटर लंबी है और भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है, जहां इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से भारत की जांच में गलत साबित हुए हैं। उधर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। यह झड़प शनिवार को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हुई। झड़प में दोनों तरफ के कुछ जवान जख्मी हुए हैं। यह इलाका 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। झड़प के दौरान दोनों तरफ के 150 सैनिक मौजूद थे। हालांकि बाद में दोनों तरफ के सैन्य अफसरों ने मीटिंग के बाद विवाद को सुलझा लिया है। साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। वहां पर विवाद 72 दिन तक चला था। दोनों देशों की फौजों के बीच हाथापाई भी हुई थी। आपको बताते चले कि भारत में इसे डोकाला कहा जाता है, जबकि भूटान में इसे डोकलाम और चीन इसे डोंगलांग कहता है। 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में भी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। चीन जहां भारत से सीमा पर भिड़ रहा है, वहीं उसके यहां से फैले कोरोना वायरस से भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक नजर कोरोना मीटर पर डालें तो अब तक 62,930 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि 62,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का यह बड़ा आंकड़ा है। कोरोना से जहां अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है, ये चिंता बढ़ाने वाली खबर हमारे लिए। वहीं 19,358 लोग ठीक भी हुए हैं। कम से कम ये उम्मीदों वाली खबर है। 19,358 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जबकि मुंबई के धारावी की बात करें तो वहां पर 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 669 मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 7,000 को पार कर गई है। और कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की यह बातचीत सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा? 17 मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े, ये बातचीत का अहम मुद्दा होगा। कल मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसके पहले वो 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लेकिन ये बैठक पिछली बैठकों से काफी अलग होगी। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से जुड़े हुए अपने मुद्दों पर बात रखेंगे। इसके पहले की बैठकों में 10 से 11 मुख्यमंत्री ही बोलते थे। इस बार देखना होगा कि कितने मुख्यमंत्रियों की ओर से अपनी बात कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली दोपहर 3 बजे की बैठक में अपनी बात रखी जाती है। बैठक में तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन जो आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। दरअसल लॉकडाउन के बीच देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी की दर 23.52% तक जा पहुंची है। पिछले साल मई में यह दर 7.03% थी।
जिसमें अगस्त 2019 में 8.19% का उछाल आया था। वहीं जनवरी 2020 में ये 7.16% तक कम हुआ, जो आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन अप्रैल में ये 23% को पार कर चुका है और ये चिंता का बड़ा सबब देश के लिए। वहीं अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी की बात करें तो देश के 10 ऐसे राज्यों का आंकड़ा आपको दिखाते हैं जहां पर हालात बेहद गंभीर हैं। तमिलनाडु में जहां करीब 50% बेरोजगारी है, वहीं अन्य राज्यों में भी हालात बेहद खराब हैं। यहां पर अलग अलग हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। झारखंड में अब 47.1% देख रहे हैं, बिहार में तकरीबन 46%, हरियाणा में 43%, त्रिपुरा में 41%, कर्नाटक में अब तकरीबन 30% के आसपास 29.8 है आंकड़ा, ओडिशा में 23.8, यूपी में 21.5, महाराष्ट्र में 20.9, जबकि आंध्र प्रदेश में 20.5%। अप्रैल 2020 की बेरोजगारी दर प्रतिशत में अलग अलग राज्यों की क्या है, ये 10 राज्यों के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर राज्य सरकारों के लिए भी ये चिंता का सबब ये आंकड़े इस वक्त बने हुए हैं। इससे निपटे कैसे, जान भी और जहान भी, इस पर अमल कैसे किया जाए, ये सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल है। वहीं कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार किन लोगों पर पड़ी है, अब आपको उसके आंकड़े दिखा देते हैं। सबसे बड़ी मार छोटे कारोबारियों और मजदूरों पर पड़ी है। 3 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों और वेतनभोगी कर्मचारियों को भी काम से हाथ धोना पड़ा है। किसी को फायदा हुआ है तो वो है किसान। करीब 5 करोड़ किसानों को इस दौरान काम मिला है, जो कम से कम उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में राज्य सरकारें ज्यादा अधिकार की मांग कर सकती हैं। दरअसल जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, तब से केंद्र सरकार 400 से ज्यादा अधिसूचना जारी कर चुकी है। ये अधिसूचना किन क्षेत्रों में जारी की गई है, अब उसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े दिखा देते हैं। 42 दिन में 445 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। वित्तीय सहायता, शिक्षा, ऊर्जा, प्रशासन, व्यापार, लॉ एंड ऑर्डर, वित्त, स्वास्थ्य और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जिसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। और अब आपको दिखा देते हैं 17 मई के बाद सरकार का क्या प्लान सामने आ सकता है। दरअसल सभी की नजर इस बात पर लगी हुई है। आज तक की ई एजेंडा कार्यक्रम में सरकार के 17 मंत्रियों ने इसके संकेत दिए थे। अब कल की बैठक के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। इस वक्त ये लॉकडाउन चल रहा है, इसको हम एक बहुत अच्छा तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने संचार विभाग को कहा कि भारत में घर से काम होने की पूरी सुविधा को लिबरलाइज करो, वर्क फ्रॉम होम। देश में लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को होने वाली पीएम मोदी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक करेंगे। इससे पहले आज ही यानी रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान बिहार की तरफ से यह सुझाव आया कि कुछ मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पूरे जिले को रेड जोन घोषित कर देना सही नहीं होगा, खास तौर पर जब बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर आ रहे हैं और उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पूरे जिले को ठप करना सही नहीं होगा। बिहार की तरफ से प्रवासी मजदूरों की भारी आवाजाही के मद्देनजर लॉकडाउन को 17 मई से आगे कम से कम 31 मई तक बढ़ाने की सिफारिश की गई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ
मुख्यमंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर तमाम राज्यों की राय मांगी जाएगी। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा भी उठेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर राज्यों से कहा कि वो रेलवे से सहयोग करें। मजदूरों को सही तरीके से घर भेजा गया तो उन्हें सड़क या पटरी पर चलने की नौबत नहीं आएगी और औरंगाबाद जैसे हादसों को टाला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 350 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इन ट्रेनों से करीब 3.5 लाख मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। इस बीच केरल की तरफ से कहा गया कि बिना पास लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य न भेजा जाए। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों से कहा कि वो डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही में दिक्कत आने ना दें। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का मुद्दा भी उठेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गुजरात ने बाजारों को खोलने पर जोर दिया और कहा कि उद्योग धंधे भी तभी जोर शोर से चल सकेंगे जब बाजार में मांग होगी। ऐसे तमाम मुद्दों पर अब सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करेंगे। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। समझा जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने का मुद्दा उठेगा। वहीं महामारी से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज तक के ई एजेंडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जान के साथ जहान को आगे बढ़ाने की योजना के संकेत दिए थे। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। तो मुझे लगता है इसके बारे में निर्णय तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा, पर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बात खुल रही है, तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज है, लोगों के तनख्वाह दे रहे हैं और इस समय हमारी हालत बहुत खराब है। तो मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिले। तो निश्चित रूप से इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। कोरोना के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए देश में पहले 25 मार्च से 24 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल से 3 मई और इसके बाद 4 मई से 17 मई तक 3 चरणों में पूर्णबंदी लागू की गई है। दिल्ली में पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। 2 ऑटो ड्राइवरों के जरिए कोरोना का एपिसेंटर बने महाराष्ट्र से महामारी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंच गई। हैरान करने वाला मामला आखिर ये क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको यही समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। कोरोना के सबसे खौफनाक एपिसेंटर मुंबई से जानलेवा वायरस 1500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर आधमका है। मुंबई से आए 2 ऑटो चालकों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उधम सिंह नगर में हड़कंप मचा है। दरअसल मुंबई में ऑटो चलाकर गुजारा करने वाले दीनू विश्वास और उत्तम हल्दर 3 मई को मुंबई से रवाना हुए। ऑटो में दोनों 7 राज्यों की सीमाएं पार करते हुए 7 मई को उधम सिंह नगर पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच कई जगह पर दोनों ने खाना खाया, पुलिस ने मदद भी की, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद बिना किसी ट्रैवल पास के सफर कर रहे दोनों ऑटो चालकों को किसी ने नहीं रोका। महाराष्ट्र का ऑटो नंबर होने के बावजूद किसी ने पूछताछ तक नहीं की। 7 मई को उधम सिंह नगर पहुंचते ही पुलिस ने रोककर इनसे पूछताछ की और सैंपल लिया गया और 9 मई को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहर में हड़कंप मच गया। सभी जो है हमारे अस्पतालों में है, आइसोलेशन में थे और इनके सैंपल परसों के गए हुए थे, जो आज हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये कोरोना संकट में लापरवाही की कुछ और कहानियां उधम सिंह नगर पर भारी पड़ती दिख रही हैं। हरियाणा के पलवल से अशोक कुमार नाम का शख्स 3 मई को उधम सिंह नगर पहुंचा, जबकि 7 मई को गुजरात के बनासकांठा से विजय सिंह नाम का शख्स उधम सिंह नगर पहुंचा। इन दोनों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उधम सिंह नगर में बाहर से आए 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। मुंबई से आए दोनों ऑटो चालकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पलवल और बनासकांठा से आए दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। वहाँ से ऑटो रिक्शा में बैठकर आए, मतलब 4 दिन की
4 नाइट हॉल्ट करते हुए आए विभिन्न प्रदेशों में हैं, और बॉर्डर चेकिंग का पता नहीं, पर हमारे प्रदेश में जैसे ही पहुंचे तो हमारी विजिलेंट टीम्स ने उनको पकड़ लिया और क्वारंटीन कर लिया। एक हरियाणा से आया और एक गुजरात से आया। कोरोना काल में ऐसी लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां नांदेड़ साहिब से एसी बसों में आए तीर्थ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। ऊधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो कवि कैफी आजमी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दिखाएंगे। ब्रेक के बाद रहिए खबरदार, देखते रहिए आज तक। खबरदार में बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में कुदरत के बनते बिगड़ते मिजाज की। दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली और आंधी बारिश से ही दिन में अंधेरा छा गया, तो कुछ ही देर के बाद भूकंप के झटके से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। मई का महीना भी मौसम के न जाने कितने रंग दिखा रहा है। कभी बारिश, कभी आंधी, कभी ओलावृष्टि, तो कभी उमस भरी गर्मी। दिल्ली एनसीआर इसका लगातार साक्षात गवाह बन रहा है। रविवार की दोपहर अभी गर्म हो ही रही थी कि आसमान से उतरी आंधी बारिश ने इसे ठंडा कर दिया। पहले धूल भरी आंधी, फिर झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश होने लगी। आप देख सकते हैं इस समय अक्षरधाम इलाके में मौजूद हूं। अभी भी तेज हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। थोड़ी देर पहले तक तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। आसमान पे पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी दिन में ही अंधेरा छा गया। अभी आंधी बारिश के बाद सुहावने मौसम से आई ठंडक का लोग लॉकडाउन में मजा ही ले रहे थे कि दिल्ली एनसीआर की धरती दोपहर 1:45 पर हिल उठी। जी हां, भूकंप का केंद्र गाजियाबाद था और तीव्रता 3 से ज्यादा थी। एक महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर की धरती में तीसरी बार कंपन हुआ। राजधानी दिल्ली में एक महीने के दरमियान दूसरी बार ऐसा हुआ जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता जो आंकी जा रही है रिक्टर स्केल पर वो 3.5 के आसपास है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 4 में आता है, लिहाजा भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है। जी हाँ, चंद घंटों में ही कुदरत ने अपने अलग अलग मिजाज से परिचय करा दिया। अनुज मिश्रा और प्रशस्ति शांडिल्य के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली एनसीआर के साथ देश के कई इलाकों में भी धूल भरी आंधी चली। मई की असाई दोपहरी में तेज हवाओं से पारा लुढ़क गया और दिन में अंधेरा छा गया। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुरादाबाद, मनाली, नोएडा, अलीगढ़ और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। हालांकि आसमान में अब भी काले बादलों का डेरा कुछ जगहों पर देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं से रविवार की शाम सुहानी हो गई थी। उधर पहाड़ों पर भी मौसम की मनमानी जारी रही। मनाली में कई जगह बर्फबारी तो कुल्लू और लाहौल स्पीति में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन पारा परेशान लोगों को नहीं करेगा, लेकिन तेज बारिश और आंधी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी खबर के साथ खबरदार में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इस वक्त तकरीबन 63,000 के पास जा पहुंचा है और ये चिंता का सबब हिंदुस्तान के लिए। इसीलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाकर अपने घर से बाहर निकलें और तमाम वो एहतियाती उपाय जरूर अपनाएं जिससे आप अपने और साथ ही अपनों का ख्याल रख सकें। खबरदार में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।